हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों आज आपको हम बताने वाले पीएफ से संबंधित बहुत बड़ी जानकारी। दोस्तों इसकी जरूरत आपको भी कभी ना कभी पड़ सकती है। दोस्तों अगर आपकी कंपनी ताला बंद हो गया है, कंपनी बंद हो गई है, कंपनी दिवाला घोषित हो गई है और कंपनी का एकदम ताला लग गया, तो उस सिचुएशन में आप अपना पीएफ का पैसा कैसे निकालोगे, उस फॉर्म को मैं आपको बताऊंगा। वह फॉर्म कैसे आपको भरा जाएगा जिससे आपका पीएफ का पैसा पूरा निकल जाएगा। आपकी कंपनी का ताला बंद हो गया है, केवाईसी अप्रूवल नहीं है, आपका आधार कार्ड भी उसमें लिंक नहीं है, आपको मैं बताऊंगा किस प्रकार से आप अपना पीएफ का पैसा निकालोगे। तो दोस्तों यह वह फॉर्म है जो हमको भरना है। हमारा जब मतलब कि कंपनी बंद हो जाती है उस समय में आपका कंपनी का ताला लग गया है, बंद हो गई है या कंपनी भग गई है, जो भी प्रॉब्लम है आपको, जब आपको पूरा उसका पैसा पीएफ का निकालना है तो इस सिचुएशन में यह फॉर्म आपको भरना होता है। यहाँ पर आपको मैं एक प्रारूप इसको दिखा रहा हूँ, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन संयुक्त दावा प्रपत्र आधार रहित। तो यह फॉर्म होता है, इसको आपको भरना है जिससे आप अपना फुल एंड फाइनल का पैसा निकाल सकते हो पीएफ का। आपको 10C फॉर्म भर के आप पेंशन का पैसा भी निकाल सकते हो। तो ये एक फॉर्म का प्रारूप है जिसको मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। यहाँ पर ये कुछ इस प्रकार से है, आपको पूरा डिटेल में आपको समझाऊंगा वीडियो के अंदर, एक एक स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, एक एक पॉइंट। और ये 3 पेज इसका होता है, आपको फर्स्ट वाला ही भरना होता है, लेकिन इसमें एक दिशा निर्देश होता है इसके। तो आप यहाँ देख सकते हो दिशा निर्देश के अनुसार इसको भरा जाता है, लेकिन दिशा निर्देश की आपको जरूरत नहीं है। मैं जो जो पॉइंट बताऊंगा उनको आपको सही तरीके से देखना है और आपका फॉर्म आराम से भर जाएगा और आपका पीएफ का पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। जो आप उसमें मेंशन करोगे उसके अंदर वह आ जाएगा आराम से। आपको रीजनल ऑफिस में कैसे जमा करना है, उसका एड्रेस कैसे ढूंढना है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, कैसे उसको जमा करते हैं, सब कुछ आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा। तो आपको कुछ नहीं करना, बस वीडियो के अंदर तक पूरा बने रहना है, वीडियो स्किप ना करिए, तभी आपको पूरा प्रोसेस समझ में आएगा। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर जानकारी वाला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो पहले तो मैं आपको इस फॉर्म को दिखाने की कोशिश करता हूं। यहाँ पर ये लिखा हुआ है, इसका मैं फर्स्ट फ्रंट दिखा देता हूं आपको। यहाँ से इसमें लिखा हुआ है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, यहाँ पर लिखा हुआ है, आप यहाँ देख सकते हो मोबाइल नंबर। तो इसको मैं भरने का पूरा आपको प्रोसेस बताऊंगा, आपको कैसे भरना है। ये पूरा थोड़ा मोबाइल का वीडियो हिल सकता है, लेकिन आपको इसको सही तरीके से देखना है, आप इसको जूम करके देख लेना। तो यहाँ पर दिख रहा है, फर्स्ट में आपको दिख रहा होगा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, इसको बोलते हैं, फॉर्म का नाम है संयुक्त दावा प्रपत्र आधार रहित। और ये मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको ये कहाँ से लेना है, आपको कैसे डाउनलोड करना है, ये ओनली आपको बता देता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो आधार रहित। तो यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा, मैं कोशिश करता हूँ आपको, यहाँ से इधर लिखा हुआ है आधार रहित, मतलब कि आपका अगर आधार कार्ड लिंक नहीं है आपके यूएन या पीएफ अकाउंट के साथ, तो भी आप अपना पीएफ का पूरा पैसा आराम से निकाल सकते हो, जिसको हम फुल एंड फाइनल बोलते हैं। और लास्ट का 19 और 10C फॉर्म भर के आप अपना पूरा पैसा निकाल सकते हो। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको एक एक चीज समझाने की। तो ये कैसे भरना है पूरा प्रोसेस आपको बताऊंगा सही तरीके से। तो यहाँ से मैं आपको भरना है इसको पूरा बता देता हूँ पहले। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, कोशिश करता हूँ मैं आपको यहाँ कोने का ऑप्शन दिखाने की। यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। मोबाइल नंबर, तो आपका जो भी चालू हालत में मोबाइल नंबर है, इस समय जो आपका मोबाइल नंबर चल रहा है, उसको प्रेजेंट मोबाइल नंबर को आपको इसमें फिल कर देना है। तो मैं इसमें डाल देता हूं। तो चलिए, आपको यहाँ से दिख गया होगा, मैं कोशिश करता हूँ आपको यहाँ से दिखाने की। यहाँ पर मैंने मोबाइल नंबर अपना डाल दिया है। जैसे मुझे भी ये फुल एंड फाइनल का पीएफ निकालना है, मेरी कंपनी बंद हो गई है, उसमें ताला लग गया है या कोई भी हो सकता है रीजन, तो उस सिचुएशन में पूरा पैसा कैसे निकाले, ये ऑफलाइन का प्रोसेस है। आपको समझ में आ रहा होगा, मैं एक एक पॉइंट बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देना है, इस ऑप्शन में आपको मोबाइल नंबर डाल देना है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसको भरने का पूरा प्रोसेस आपको बता रहा हूँ। इसको आपको पहले इसका हेडलाइन पूरा पढ़ लेना है, मैं आपको बता भी चुका हूँ। यहाँ से आप अपना फॉर्म 19 और 10C से पेंशन का पूरा पैसा निकाल सकते हो आराम से, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इसका जो फर्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, मैं आपको पूरा बता रहा हूँ। दावा जिसके लिए आवेदन किया गया है, तो मतलब हमको आवेदन किस चीज के लिए करना है ये बोल रहा है। तो हमको हमारा फुल एंड फाइनल का पैसा निकालना है, मतलब पूरा पैसा निकालना है जिसमें हमारा पूरा पैसा आ जाए, जिससे हम 19 और 10C फॉर्म भरना होता है। तो मैं आपको वह बता रहा हूँ। यहाँ पर लिख रहा है भविष्य निधि का अंतिम निपटारा, तो भविष्य निधि का अंतिम निपटारा हमको करना है। तो आपको यहाँ पर जो ऑप्शन यहाँ दिख रहा है, इस एक बॉक्स आपको दिख रहा होगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको यहाँ से इसको दिखाने की। यहाँ पर आपको राइट का निशान लगा देना है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं इस पे राइट का निशान लगा देता हूँ। यहाँ पर मैंने राइट का निशान लगा दिया, आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद में आपको जस्ट नीचे की तरफ आप देखोगे, इसके इधर साइड की तरफ थोड़ा भविष्य निधि नॉन रिफंडेबल अग्रिम, तो ये अग्रिम का है। जस्ट इसके आपको यहाँ पर दिख रहा होगा पेंशन प्रत्यार्पण लाभ। तो आपको यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन दिख रहा है पेंशन, मतलब कि जो हमको
पेंशन का जो पैसा होता है वह भी निकालना है, तो आपको इसके अंदर भी टिक लगा देना है। हमको कोई अग्रिम का निपटारा नहीं करना है। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर जो आ रहा है इसको आपको छोड़ देना है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर ये 2 ऑप्शन आपको क्लियर कर लेना है। तो इंग्लिश में भी इसका इसका मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इसका बहुत अच्छा लाभ है कि आपका जो ये फॉर्म है ये इंग्लिश में भी और हिंदी में दोनों लैंग्वेज में दिया गया है, जिससे आप इसको आराम से पढ़ सकते हो। जिस किसी भी भाई को इंग्लिश नहीं आती है वह इसको हिंदी में भर सकता है, और जिसको इंग्लिश आती है तो अच्छा है, वह इंग्लिश में भी इसको भर सकता है। आप यहाँ देख सकते हो ये अप्लाइड के लिए बोल रहा है पीएफ फाइनल स्टेटमेंट। तो आपका जो पीएफ का जो फाइनल सेटलमेंट है वह आप यहाँ से सिलेक्ट कर लिया है। हिंदी से हमने इसको करा है, आप इंग्लिश से भी इसको कर सकते हो। यहाँ पर पेंशन विड्रॉल का बेनिफिट दिखा रहा है, तो आप इसको भी सिलेक्ट आपको कर लेना है। आपको समझ में यहाँ तक आ गया होगा। तो इंग्लिश हिंदी दोनों में है, तो हमने हिंदी से ही इसको भरा है। अब आपको जस्ट इसके नीचे दिख रहा होगा सदस्य का नाम स्पष्ट अक्षरों में। सदस्य का जो नाम जिसको पीएफ निकालना है जो व्यक्ति है, तो उसका नाम आपको यहाँ पर एक बॉक्स दिख रहा है। इस बॉक्स में आपको वह नाम डाल देना है। तो मैं मेरा नाम यहाँ से डाल देता हूँ। अब आप यहाँ देख सकते हो मैं इसको भर चुका हूँ। यहाँ पर जो नाम है सदस्य का जो पीएफ निकालना है, तो मैं मेरा नाम यहाँ पर डाल दिया है। तो आप यहाँ देख सकते हो मैंने यहाँ डाल दिया है। मुझे फुल एंड फाइनल का पैसा निकालना है, मतलब कि जो भी कंपनी क्लोज होगी, बंद होगी, ताला लग गया, जो भी कुछ उसकी सिचुएशन है उसमें आपको ऐसे नाम अपना डाल देना। आपको समझ में आ गया। दूसरा ऑप्शन मैं समझा चुका हूँ आपको। अब यहाँ पर लिखा हुआ है जो ये व्यक्ति है ये मैं हूं, तो मैं मेरे फादर का नाम इधर लिख देता हूँ। तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। तो मैं यहाँ से फादर नेम चढ़ा देता हूँ। अब आपको यहाँ पर देख लेना है, यहाँ पर आपको अपना नाम लिख देना है, उसके बाद पिताजी का नाम लिख देना है। अब आपको चौथा ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा होगा। आपको यहाँ पर मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। आपको यहाँ से नीचे से आपको दिख रहा होगा यूनिवर्सल खाता संख्या। जो भी आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर है वह आपको यहाँ पर दे देना है। अगर आपके पास आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर नहीं है, यूएएन नहीं है, तो आपको अपना पीएफ अकाउंट नंबर जरूर दे देना है। तो आपको ये 2 ऑप्शन में से एक डालना जरूरी है। तो हमें यहाँ से अपना यूनिवर्सल अकाउंट नंबर नहीं है, मुझे पीएफ नंबर याद है, तो यहाँ से मैं मेरा पीएफ नंबर डाल देता हूँ। यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा रहा हूँ। आपको अपना पीएफ नंबर अगर याद है तो पीएफ नंबर डाल देना है। अगर आपको यूनिवर्सल नंबर याद है तो यूनिवर्सल नंबर डाल देना है। तो आपको यहाँ से यूनिवर्सल नंबर आपको जो भी याद हो, आपका 12 डिजिट का हो, वह आपको यहाँ डाल देना है। मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको 12 डिजिट कुछ इस प्रकार से लिख के दिखा रहा हूँ। तो आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। कुछ भी आपका जो भी नंबर हो यूएएन है उसको अपने हिसाब से डाल देना है। ये कोई यूनिवर्सल अकाउंट नंबर नहीं है, ये मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा रहा हूँ। तो दोनों में से एक चीज होना जरूरी है। तो मैं आपको डाल के दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर ऊपर वाला और नीचे का पीएफ नंबर, तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये यूएएन का है, यूएएन, और ये नीचे का है पीएफ। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये दोनों में से आपको एक डालना जरूरी है। तो यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा आपका। अब आपको यहाँ पर 5 ऑप्शन नजर आ रहा होगा। तो 5 ऑप्शन आपको आराम से पढ़ लेना है। मेरा थोड़ा वीडियो हिल सकता है, लेकिन आपको सही तरीके से पढ़ना है। आधार संख्या सीडिंग के लिए, तो आपका जो भी आधार नंबर है वह आपको 12 डिजिट का जो आधार नंबर होता है वह आपको यहाँ पर डाल देना है। तो आपको मैं समझाने के लिए यहाँ पर डाल देता हूँ। यह मैं एग्जाम्पल के तौर पे आधार कार्ड नंबर इधर डाल दिया है। 12 डिजिट आपको गिन लेना है कि 12 डिजिट हो रहा है पूरा। तो यहाँ पर देख सकते हो 5 ऑप्शन हमारा क्लियर हो चुका है। अब आपको जस्ट इसके नीचे दिख रहा होगा जन्म तिथि। तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वह आपको इसके सामने इधर डाल देना है बॉक्स में। तो जो भी डेट ऑफ बर्थ है वह आपको मेंशन कर देना है, जो आपके आधार कार्ड पर नजर आ रही है। और आप यहाँ देख सकते हो मैंने डेट ऑफ बर्थ भी इधर डाल दिया है। आपको सही तरीके से मेंशन करना है। ये मैं आपको समझाने के लिए ये डाल रहा हूँ। आपको सही तरीके से डालना है। ओनली बॉक्स के अंदर आना चाहिए। ये थोड़ा मेरा बाहर भी इधर निकल रहा है, तो आपको ये चीज नोट कर लेना है। आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। 7वां ऑप्शन में आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है स्थापना में कार्य ग्रहण करने की तिथि। मतलब कि ये बोल रहा है कि आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग, मतलब कि जिस दिन आप काम पे लगे थे, काम करने स्टार्ट किया था, आपने कंपनी में ज्वाइन किए थे, तो वह डेट आपको इस बॉक्स में यहाँ डाल देनी है। तो वह डेट मैं यहाँ से डाल देता हूँ। और आप यहाँ देख सकते हो मैं डेट ऑफ जो ज्वाइनिंग है वह भी डाल चुका हूँ। आप यहाँ देख लेना, आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये फॉर्म भरने का पूरा मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ। आपको वीडियो स्किप नहीं करना, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा और आप कहोगे कि मैंने सही नहीं समझाया है। तो आपको ये चीज ध्यान रख लेना है। आपको समझा रहा हूँ मैं, एक पॉइंट आपको यहाँ तक क्लियर होगा। 8वां पॉइंट बता देता हूँ, नौकरी छोड़ने की तिथि। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा नौकरी छोड़ने की तिथि, मतलब कि आपने कब नौकरी छोड़ी थी, तो उसका आपको यहाँ डेट डाल देना है। तो यहाँ से डेट में डाल,
आपको एक चीज और मैं बता देता हूँ, यहाँ से आपको इसको इंग्लिश, जिस बंदे को इंग्लिश आती है वो इंग्लिश में भी इसको आराम से भर सकता है। यहाँ पर लिखा हुआ है डेट ऑफ लिविंग सर्विस, मतलब कि आपकी छोड़ने की जो तारीख है वह ये मांग रहा है। तो इंग्लिश हिंदी दोनों में है, मैं आपको दोनों से इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर लिविंग डेट है वह मैं यहाँ से डाल देता हूँ, यहाँ से मैं लिविंग डेट इधर डाल दिया है, आपको समझ में आ रहा होगा। तो मैं यहाँ से इसको पूरा कर देता हूँ, ये आपको समझ में आ रहा होगा, मैं पूरा इसको भर दिया है यहाँ तक। अब इधर नवा नंबर जो है वह लिखा आ रहा है, नवा ऑप्शन है जो स्थायी खाता संख्या केवल 5 वर्ष के कम का सेवा काल होने पर फॉर्म 15G 15H की 2 प्रतिलिपि संग्रहण करे यदि लागू हो तो ये मैं पॉइंट आपको क्लियर कर देता हूं, यह क्या है। तो आपको मैं यहाँ बता देता हूँ, इसमें जो पहला है इसको क्लियर कर देते हैं, स्थायी खाता संख्या पैन। तो आपका जो पैन कार्ड नंबर होता है वह आपको यहाँ पर डाल देना है, जो आपका पैन कार्ड नंबर होता है वह आपको यहाँ पर डाल देना है। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, जो आपका पैन कार्ड होता है वह डालना है आपको नंबर। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, आपको पैन नंबर यहाँ पर दे देना है। ये मैंने पैन इसलिए लिखा है ताकि आपको ये समझ में आ जाए, आपको ये लिखना नहीं है, ओनली आपको पैन नंबर आपको यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ तक क्लियर आपका हो चुका होगा। अब आपको मैं बता देता हूँ, जो यहाँ पर लिखा हुआ है 15G और 15H, तो इसको मैं आपको क्लियर कर देता हूँ ये क्या है और कैसे इसको भरा जाता है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है 15G, 15G कब भरा जाता है ये आपको बता देता हूँ। 15G जब भरा जाता है जब आपकी सर्विस 5 साल से कम की है और आपका पैसा जो फुल एंड फाइनल का है बचा है, उसके अंदर जो पीएफ का पैसा नजर आता है वह आपका मतलब कि जो 50,000 से ज्यादा है, तो इस सिचुएशन में आपको 15G फॉर्म, ये जो लिख रहा है 15G, यह भरना आपको जरूरी है। तो यहाँ तक क्लियर हो चुका हो। और अगर आपकी जो एज है वह आपकी 60 साल, जो आपकी अगर जो एज है वह 60 साल से कम है, तो आपको 15G फॉर्म भरना है। ये आपको यहाँ दिख रहा होगा 15G फॉर्म आपको भरना होगा अगर आपकी एज 60 साल से कम है। और 15H कैसे भरना है? 15H अगर आपकी उम्र 60 साल है या 60 साल से ज्यादा है तो आपको 15H फॉर्म भरना है, उसको भर के इसके साथ अटैच करना आपको होगा। तो आपका जो ये 15G है 15H है ये क्लियर हो चुका होगा। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है खे ऑप्शन में नौकरी छोड़ने का कारण, तो आपको देख लेना है नौकरी आपका कारण। तो नौकरी छोड़ने का कारण तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि जब उसका ताला लग गया है कंपनी के, कंपनी बंद हो गई है या कंपनी को दिवालिया घोषित हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो उस सिचुएशन में आपको कंपनी बंद हो गई वाला ऑप्शन का चयन करना है। तो यहाँ पर लिख सकते हो आप, यहाँ पर आपको दिख रहा हो कि नियोक्ता के व्यापार के संकुचन विच्छेद के कारण, आप इसको इंग्लिश में यहाँ देख सकते हो डिस्कॉन्टिन्यूएशन ऑफ एम्प्लॉयर एज बिजनेस। तो आपको यह ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, तो वह आपको लिख देना है इधर। तो आपको यहाँ समझ में आ गया होगा, आपको ये कारण लिख देना है। आपको खे वाला ऑप्शन है इसका चयन कर देना है, या फिर आप यहाँ पर बी वाला ऑप्शन दिख रहा होगा इसका चयन कर देना है। दोनों सेम है, आपको इंग्लिश में कुछ इस प्रकार से लिख देना है कॉन्ट्रैक्शन डिस्कनेक्शन ऑफ एम्प्लॉयर बिजनेस। तो आपको यह लिख देना है पूरा का पूरा। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, आपको साफ साफ लिखना है। मैं एक एग्जाम्पल के तौर में आपको जल्दी जल्दी समझा रहा हूँ। अब आपको यहाँ पर मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ पर आपका जो नवा नंबर का जो ऑप्शन है वह क्लियर हो चुका है। अब आपको मैं यहाँ दिखा देता हूँ 10वां ऑप्शन है जो आपको ये छोड़ देना है यहाँ पर, क्योंकि अग्रिम वाला सब्जेक्ट आ जाता है। अग्रिम में आपको एडवांस में यहाँ पर जो रकम निकालते हैं उसके लिए प्रोसेस होता है। आपको ये 10वां ऑप्शन पूरा का पूरा यहाँ तक छोड़ देना है। मैं आपको कोशिश करता हूँ यहाँ तक समझाने की, ये पूरा ऑप्शन आपको छोड़ देना है। यहाँ तक मैं पेंसिल से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये आपको छोड़ देना है। अब आपको जो भरना है वह 11वें नंबर वाला ऑप्शन आपको भरना है। और यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको इसको दिखाने की, भुगतान के लिए बैंक खाते का विवरण, बैंक अकाउंट डिटेल्स फॉर पेमेंट, मतलब कि जो आपका पेमेंट आएगा वह अकाउंट नंबर आपको यहाँ देना है। और यहाँ पर लिखा हुआ है आप बैंक पासबुक के साथ साथ आप या फिर आप कृपया निरस्त चेक की मूल प्रति संकलन करें जिस पर सदस्य का नाम प्रिंट हो, मतलब कि कैंसिल चेक जो होता है ओरिजिनल, उसको आपको कैंसिल करके उसका लगा सकते हो। आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पर एक बॉक्स है, बॉक्स में आपको यहाँ लिखा हुआ है बचत बैंक खाता संख्या, जो भी आपका अकाउंट नंबर है तो वह आपको यहाँ पर लिख देना है। आपको समझ में आ रहा होगा बचत बैंक खाता संख्या, तो यहाँ पर अकाउंट नंबर मेंशन कर देना है, बैंक का नाम एवं पता, तो जो बैंक है आपका उसका नाम लिखना है। जैसे मेरा SBI का है, पंजाब का है या बड़ौदा का है, वह नाम आपको यहाँ पर लिख देना है। तो जैसे भी जो भी अकाउंट है वह आपको यहाँ लिख देना है, या अकाउंट नंबर जो भी आपका हो वो आपको लिख देना। आपको यहाँ तक समझा रहा हूँ मैं, कुछ इस प्रकार से एग्जांपल दे रहा हूँ। अकाउंट नंबर ये मैंने डाल दिया मतलब कि,
अब आपको यहाँ दिखा देता हूँ, यहाँ पर बैंक का नाम मान के चलिए मेरा SBI का, तो यहाँ SBI लिख दिया मैंने, और जो जिस जगह पे है वह एड्रेस भी मैंने इधर कुछ कुछ डाल दिया है। तो ये मेरा एड्रेस उसका हो गया, जो SBI का मेरा खाता है यहाँ पर। अब आपको यहाँ दिख रहा होगा IFSC कोड। एक चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको जो बैंक का नाम है वह पूरा लिखना है, और पूरा उसका जो जहां पर उसका एड्रेस है पता भी आपको पूरा लिखना है, जिस भी ब्रांच का एड्रेस लगता है। अब IFSC कोड नीचे आता है, तो जो आपका IFSC कोड है उस बैंक का, उस IFSC कोड को आपको पूरा लिखना है। जैसे SBI का आता है SBIN, जैसे भी जो भी है 01981, आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। ये मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझा रहा हूं। तो आपका यहाँ पर जो ये ऑप्शन है, मैं कोशिश करता हूँ ये ऑप्शन आपका क्लियर हो चुका होगा। ये 11 नंबर वाला जो ऑप्शन है ये मैं क्लियर कर चुका हूँ। बैंक का विवरण पूरा मैंने आपको समझा दिया है डिटेल के साथ। अब 12वां ऑप्शन जो आता है, यहाँ पर लिखा हुआ है पूरा डाक पता। तो यहाँ पर पूरा जो आपका पोस्टल एड्रेस होता है वह आपको डालना है। आपको यहाँ एक बॉक्स दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको वह डालना है। तो यहाँ पर जो भी आपका फुल एड्रेस है आधार कार्ड में लिखा होता है, आपको वह डाल देना है। पूरा जो भी आपका एड्रेस है, आपको समझ में आ रहा होगा, वह आपको पूरा डाल देना है। जो भी स्टेट लगती है आपकी स्टेट भी आपको डाल देना है। साथ में आपका जो सिटी लगता है आपका, वह भी आपको जिला लगता है, उसको आपको यहाँ डाल देना है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा पिन कोड, तो आपका जो भी नजदीकी पिन कोड लगता है आपका सिटी के अनुसार, वह आपको यहाँ पर डाल देना है। तो यहाँ पर पिन कोड जो भी है वह आपको डाल देना है। तो आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। तो आपका यहाँ पर 12 ऑप्शन क्लियर हो चुका होगा। अब यहाँ पर बारी आती है, सदस्य यह घोषणा करता है कि वह 2 माह से नौकरी नहीं कर रहा है, हाँ नहीं, प्रमाणित करता हूं कि विवरण में जानकारी के अनुसार सही है। तो आपको मैं एक चीज बता देता हूं, EPFO का एक रूल होता है कि आप 2 महीने से नौकरी छोड़े हुए हो तो ही आप अपना PF का फुल एंड फाइनल PF निकाल सकते हो। तो आपको यहाँ पर हाँ वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, क्योंकि आप 2 महीने से नौकरी छोड़े हुए हो और आपको फुल एंड फाइनल पैसा निकालना है। तो आपको यहाँ से हाँ और यस वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है यस। तो यहाँ तक क्लियर आपका हो चुका होगा। अब आपको मैं यहाँ से बताने की कोशिश करता हूं। यहाँ पर लिखा हुआ है, लास्ट का जो ऑप्शन जो आ रहा है लास्ट का, यहाँ पर लिखा हुआ है सदस्य के हस्ताक्षर। तो मैं कोशिश कर रहा हूं आपको यहाँ से दिखाने की। यहाँ पर लिखा हुआ है सदस्य के हस्ताक्षर, तो मेंबर इज सिग्नेचर। जो भी बंदा इसको भर रहा है उसको सिग्नेचर इधर कर देना है। तो मैं अपना यहाँ से सिग्नेचर मार देता हूँ। मान के चलिए ये मैंने सिग्नेचर मार दिया है। और उसके बाद में आपको यहाँ दिख रहा होगा, अब बारी आती है इस ऑप्शन को समझने की, क्योंकि यही हमारा डिफिकल्ट है। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा नियोक्ता के हस्ताक्षर, एम्प्लॉयर सिग्नेचर, नियोक्ता का पद नाम एवं सील। अब आप कहोगे कि नियोक्ता कहाँ से सील मारेगा और कहाँ से साइन करेगा, क्योंकि उसकी कंपनी के तो ताला लग गया है। तो इस सिचुएशन में आपको करना क्या है वह मैं आपको बता रहा हूँ। अब आपको ये बता देता हूँ, जो आप बैंक अकाउंट नंबर दे रहे हो या फिर आपका जो जिस बैंक में सैलरी आती थी उस बैंक अकाउंट का आपको देना है। यह सारा प्रोसेस आपको ये भी उसकी का बनना है। तो उस बैंक का जो नाम है उस बैंक के अंदर आपको जाना है और वहां के अंदर जो बैंक मैनेजर होता है उससे आपको मिलना है। उससे मिलने के बाद में आपको जो इस बैंक है उसके अंदर आपको उसकी मैनेजर की सील इधर लगवा लेनी है और उसका हस्ताक्षर आपको करवा लेना है। उसको डिटेल बता देनी है कि हमारा PF अटका हुआ है, हमारी कंपनी का ताला लग गया है, लेकिन जो ये प्रोसेस है यह आपके सिग्नेचर से हो जाएगा और आप प्लीज हमारा इस पे सिग्नेचर कर दीजिए और हमको इसको जमा करना है। तो उसके बाद आप इसको अपने जो रीजनल ऑफिस होता है आपका, जहां पर आपका रीजनल ऑफिस है, आपका ऐसा नहीं है कि आपका जो आपके जहां पर रहते हो, मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर में समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं महाराष्ट्र में जैसे यहाँ पर रहता हूँ और मुंबई में मेरा EPF ऑफिस नहीं है, लेकिन मुंबई में मैं रहता हूँ। तो वहां पर जो नजदीकी ऑफिस है PF, उसमें आपको जमा नहीं करना है। आप जहां पर काम करते थे, मान के चलो मैं बंगलोर में काम करता था और वहां का जो रीजनल ऑफिस है वह बंगलोर का ही लगता था मेरा। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो बंगलोर के अंदर इसको भेजना है, ना कि आपको मुंबई में इसको जमा कराना है जहां पर आप रहते हो। तो यहाँ तक क्लियर आपका हो चुका होगा। तो आपको ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। तो आपका यहाँ पर ये क्लियर हो चुका होगा। पहले नियोक्ता के हस्ताक्षर की जगह आपको बैंक मैनेजर का हस्ताक्षर ले लेना है और उस बैंक की सील लगवा लेनी है। उसको आप डिटेल बताओगे तो वह इस पे कर देगा। अब मैं आपको यहाँ से इसका लास्ट का जो पेज है, ये लास्ट का मैं दिखाने की कोशिश आपको यहाँ से कर रहा हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है संयुक्त दावा
प्रपत्र आधार रहित भरने हेतु अनुदेश शीट। तो यह एक आधार रहित है, आपको आधार के लिंक होना जरूरी नहीं है इसमें आपका, जब आप इसको आराम से निकाल सकते हो। तो इसमें कुछ दिशा निर्देश है, वह हम पहले ही भर चुके हैं फॉर्म को, मैं आपको एक एक पॉइंट बता दिया है और आपको क्लियर कर दिया है। सभी वही डिटेल को दिशा निर्देश इधर दे रहा है ये। तो अब आपको एक मैं इससे जो पॉइंट है वह आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वह यहाँ पर दिया गया है, आप इधर पढ़ लेना, आपको समझ में भी आ जाएगा। जो हमारा मेन कारण है हम क्यों पैसा निकाल रहे हैं, फैक्ट्री की तालाबंदी या बंद होना। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया, फैक्ट्री की तालाबंदी या बंद होना और किसी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर एक पॉइंट सबसे अच्छा दिया है कि आपको जो फैक्ट्री है उसका तालाबंद हो गया है और वह कंपनी बंद हो चुकी है, इस कारण से हम हमारा पीएफ का पैसा निकाल रहे हैं। और आपको यहाँ पर लास्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, ये लास्ट का एक तीसरा पेज है, वह भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। आपको ये पढ़ लेना है, आपको जरूरी नहीं है ये सारे कोई डॉक्यूमेंट लगाने की, जो डॉक्यूमेंट इसमें लगेगा वह मैं आपको लास्ट में बता देता हूँ। उससे पहले मैं आपको एक चीज इसमें बताने की कोशिश करता हूँ। आपका जो ये फॉर्म आप भरते हो तो आपको जो इसमें डॉक्यूमेंट लगेगा उसको भी मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक प्रोसेस बता देता हूँ। जो आपका जो पेंशन का पैसा होता है, अगर आपकी सर्विस आपकी 10 साल की है और 10 साल से या ज्यादा की है तो आपको 10C फॉर्म भरना नहीं है, आपको 10D फॉर्म भरना होता है। उसके बाद आपको हर महीने उस फॉर्म को भरने के बाद एक पेंशन के तौर पे आपका पैसा आपको मिलता है, उसकी किस्त के अनुसार वह आपको मिलता है, वह आपको चुकाया जाता है ईपीएफओ द्वारा। तो आपको समझ में आ रहा होगा। और अगर आपकी 9 साल और 6 महीने से कम की सर्विस है तो आपको 10C फॉर्म भर के आपको पेंशन का पैसा पूरा मिल जाता है। तो ये पॉइंट आपको मैं क्लियर कर देता हूं, तो यहां तक आपका क्लियर हो चुका होगा। अब आपको मैं यहाँ से इसका जो डॉक्यूमेंट इसके साथ अटैच होंगे वह मैं आपको दिखा देता हूँ। दस्तावेज संकलन जो आपको इसके साथ करने हैं, फोटोकॉपी उनकी करनी है। तो आपको समझ में आ रहा होगा, फोटोकॉपी उनकी लगानी है, आधार कार्ड की फोटोकॉपी आपको लगानी है, आधार कार्ड की फोटोकॉपी आपको लगानी है, पैन कार्ड जो आपका पैन कार्ड है उसकी फोटोकॉपी आपको लगानी है, पैन कार्ड की फोटोकॉपी आपको लगानी है। उसके साथ साथ आपको बैंक जो आपका पासबुक है उसकी फोटोकॉपी आपको लगानी है। आपका जो बैंक है उसके अंदर जो पासबुक आप लगा रहे हो उसकी फोटोकॉपी, उसके अंदर आपका बैंक का पूरा नाम आना चाहिए और उसका एड्रेस आना चाहिए, साथ साथ उसका अकाउंट नंबर जो होता है, अकाउंट नंबर जो आपका है वह साफ साफ नजर आना चाहिए। साथ में जो बैंक का IFSC जो साथ में एड्रेस के साथ साथ आपका अकाउंट नंबर नजर आना चाहिए, IFSC कोड, और आपका जो IFSC कोड है वह पूरा का पूरा उसमें नजर आना चाहिए। जो आपका बैंक का IFSC कोड है वह पूरा नजर आना चाहिए। यहां तक ये क्लियर आपका हो चुका होगा। आपके पास अगर बैंक की पासबुक नहीं है तो उस सिचुएशन में आपको चेक को भी आप लगा सकते हो। चेक के अंदर ये जो मैं प्रोसेस आपको बताया है, एड्रेस, अकाउंट और IFSC कोड, ये सभी आपको नजर आना चाहिए। तीनों ऑप्शन का आपको जरूर नजर उसमें आना चाहिए। अब लास्ट में आपको यहाँ चौथा पॉइंट आपको बता देता हूँ। चौथा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास आप जब कंपनी में काम किए थे तो आपको कोई ID मिली हो कंपनी द्वारा जिसमें कंपनी का नाम, एड्रेस वगैरह नजर आता हो, आपका जो पद है उसका कोई आई कार्ड ऐसा हो जो आपको नजर आता हो, तो कोई पहचान पत्र हो, उसका पहचान पत्र का जो कंपनी द्वारा पहचान पत्र जो कंपनी द्वारा दिया गया हो वो एक होना चाहिए, जो भी आप एक ID के तौर पे उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो मैं आपका ये क्वेश्चन सारा क्लियर कर दिया है। आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट इसमें लगाना है यहाँ तक आपका क्लियर हो चुका होगा। एकदम ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है लेकिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट यह वीडियो हो सकता है। अब आपको जो ये फॉर्म है मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये फॉर्म आपको कहाँ से डाउनलोड करना है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आपको ये डाउनलोड कर लेना है। आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। जो ईपीएफओ के द्वारा ही ये एक जारी होता है, तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आपको डाउनलोड करके इसको भर देना है। या फिर आपको ये डिस्कशन में डाउनलोड कर लेना है, या उधर से डाउनलोड नहीं होता है तो आप किसी भी आपके जो नजदीकी ईपीएफओ ऑफिस लगता है उधर जाके आपको यह उनको बोलना है कि संयुक्त दावा प्रपत्र आधार रहित वाला मेरे को दे दीजिए, मुझे फॉर्म भरना है, मेरा पीएफ का पैसा मुझे निकालना है। तो आपको समझ में आ रहा होगा, ये आपको बोल देना है, वह आपको नजदीकी जो आपका ईपीएफओ ऑफिस है वह आपको ये फॉर्म दे देगा। अब आपको इसका जो लास्ट पॉइंट है वह भी मैं आपको बता देता हूँ। अब आपको ये फॉर्म जमा कहाँ करना है, ये कैसे करना है, अब मैं आपको बता देता हूँ। जो आपकी कंपनी है, आपकी जहाँ कंपनी थी उसका जो रीजनल ऑफिस है, मान के चलिए मुंबई में मैं रहता हूँ और रीजनल ऑफिस मेरा बंगलुरु है, बंगलुरु में मैंने काम किया था, वहीं पर उस कंपनी का रीजनल ऑफिस है, तो आपको
उस ऑफिस में बंगलुरु में उसको जमा करना है। इस फॉर्म को भर के आपको इसको या तो हैंड ओवर आप जा सकते हो तो इसको हैंड ओवर आपको जमा कर देना है, या फिर आपको इसको पोस्ट जो स्पीड पोस्ट होती है उसके द्वारा भी आप डाक द्वारा भी इसको भेज सकते हो और ये उस एड्रेस पे रीजनल ऑफिस पे पहुंच जाएगा। आपका जो रीजनल ऑफिस लगता है जो आपका पीएफ वहां पर कटता है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ऐसा नहीं है जहां पर आप रहते हो वहीं के रीजनल ऑफिस में इसको जमा कर दो। आपको रीजनल ऑफिस देखना है कि आपका पीएफ कहां करता था और कौन सा रीजनल ऑफिस है, तो उसमें जाकर आपको यह जमा करना है, या आपको स्पीड पोस्ट से या कोई भी सामान्य डाक द्वारा इसको भेज सकते हो। जैसे ही ये चला जाएगा और उनको रिसीव्ड हो जाएगा तो इस पर एक्शन लेने का कम से कम 20-21 दिन का प्रोसेस होता है। उसके बाद आपका जो ये बैंक अकाउंट नंबर आपने यहाँ पर दिया था, मैं कोशिश कर रहा हूँ वह आपको समझाने की। यहाँ पर आपका जो बैंक खाता था, बैंक का नाम था, IFSC कोड था, इस बैंक आईडी के अंदर आपका पैसा पूरा भेज दिया जाएगा और आपका जांच होगी इससे पहले आपकी कि आपका जो कंपनी है उसके सच में ही ताला लग गया है, वह बंद हो चुकी है, वह स्टेटमेंट नंबर वगैरह से जांच कर लेती है EPFO, और उसके बाद आपका जो पैसा है आपके बैंक अकाउंट नंबर में भेज दिया जाएगा। तो आशा करता हूं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आप सीख चुके होंगे कि किस प्रकार से आप अपना जो पीएफ का पैसा निकाल रहे हो फुल एंड फाइनल का वो आराम से निकाल सकते हो। कंपनी बंद होने के बाद भी आपकी कंपनी का ताला लग गया है तब भी आप इसको निकाल सकते हो। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन दोस्तों अगर आपने पूरा वीडियो देखा होगा तो आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आप सीख चुके होंगे कि किस प्रकार से आप अपना पूरा पैसा निकाल सकते हो। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, आगे शेयर करें और पीएफ से संबंधित हर जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।